एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑर्डर सपेरे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में बात की थी और बाकी का जो था, जो हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स उनके बारे में बात करनी रह गई थी, तो उनके बारे में हम लोग इस पार्ट 2 में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसके अंदर 3 लॉज है और 4 प्रिंसिपल्स है और थियरीज भी कह सकते हैं। 3 लॉज के अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लास्ट वाला लॉ ऑफ मिनिमम डोज। और इसी तरह से 4 प्रिंसिपल के अंदर थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़, फिर आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो ये हमारे इतने प्रिंसिपल्स थे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में लॉज के बारे में बात कर ली थी, हमें प्रिंसिपल के बारे में इस वीडियो में बात करनी है। तो हम लोग सीधा प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग प्रूविंग के अंदर मास्टर हनेमन ने उनकी प्रैक्टिस जब छोड़ी थी, वो एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, लेकिन उन्हें वो समय की जो भी चिकित्सा पद्धति थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए उन्होंने वो पद्धति को त्याग कर फिर एक ट्रांसलेशन के काम के अंदर लग गए। और उसी ट्रांसलेशन के काम के अंदर उन्हें एक बुक मिली, कुलेंस मटेरिया मेडिका। वो एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे फिर कभी। लेकिन जब वो प्रैक्टिस छोड़ रहे थे तब उन्होंने अपने फ्रेंड को एक ख़त लिखा था और उस खत के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि मैं ऐसी दवाइयाँ दे रहा हूँ जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, और ऐसी बॉडीज़, ऐसे शरीर के अंदर दे रहा हूँ जिसके बारे में हम सब बहुत ही ज़्यादा कम जानते हैं। तो मास्टर हनीमैन को ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी कि हम लोग जो जिस दवाई के बारे में जानते ही नहीं है और जिस शरीर पर वो काम करने वाली है, हम उस शरीर के बारे में भी ठीक से नहीं जानते, तो हम ऐसी दवाइयाँ दे कैसे सकते हैं। और इसी वजह से ये भी एक कारण है कि मास्टर हनीमैन ने ह्यूमन ड्रग प्रूविंग का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि ही ऑल्सो सेड दैट ओनली दोज मेडिसिन क्यूरेटिव एक्शंस नोट्स मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट। मतलब ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए हमें, किसी भी पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिसकी एक्शन हमें पता हो कि उस ह्यूमन पर उसकी एक्शन क्या होने वाली है। वैसी ही मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग वैसी चीज़ किसी को कैसे दे सकते हैं। In homeopathy, drug proving is done on healthy human being on both sexes, different age group and various constitution। क्या कहना चाहते हैं कि होम्योपैथी के अंदर, जैसा मैंने बताया, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे तो होती ही है, लेकिन साथ में बोथ सेक्सेस, मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होती है। क्योंकि मेल्स का कुछ फिजियोलॉजी मेल्स की अलग होती है, कुछ फिजियोलॉजी फीमेल्स की अलग होती है। तो उन दोनों के अंदर भी उसकी एक्शन अलग अलग होगी, अलग अलग ऑर्गन्स पे होगी, इसलिए हमें बोथ सेक्सेस पे करना ज़रूरी है। दूसरा है कि डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर, अब जैसे इम्यूनिटी, आप जैसे सब कोई जानता है कि इम्यूनिटी बच्चे की अलग होती है, बड़े की अलग होती है, बूढ़ों की अलग होती है। तो उसके अंदर जो भी हम लोग मेडिसिन या ड्रग सब्सटेंस देंगे तो उसका रिएक्शन भी हर एक एज ग्रुप के अंदर अलग अलग होगा। इसलिए हमें डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर भी ड्रग प्रूविंग करना नेसेसरी है। और दूसरा है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से मानना है बहुत सारे लोगों के अंदर। हम लोगों को जो ड्रग प्रूविंग करनी है वो बहुत सारे लोगों के अंदर करनी है, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, जवान के अंदर, ये तो सब अलग बात है। लेकिन कुछ इंसान हो गए जो एकदम शांत रहते होंगे, कुछ इंसान जो बहुत बोलने वाले होंगे। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें करना है, तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों के अंदर करना होगा। फिर उसके अंदर से हम लोग को जो साइन एंड सिम्टम मिलेंगे वो हम लोग नोट कर लेंगे, और इसी तरह से हमारा मटीरिया मेडिका जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। और फिर उस मटीरिया मेडिका के जो भी ड्रग पिक्चर है उसके साथ हम लोग जो भी पेशेंट के जो सिम्टम हो गए उससे हम लोग पेशेंट का पिक्चर बनाएगा। पेशेंट का पिक्चर का मतलब उसका कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, हमें उसके साइन एंड सिम्टम लेने हैं। और हेड टू फुट अगर क्रोनिक केस है तो हम लोग माइंड का सिम्टम भी लेंगे, और सारे सिम्टम को लेने के बाद हम लोग एक पिक्चर तैयार करेंगे कि ये जो इंसान है, ये जो पेशेंट है, उसको ये तकलीफ़ है, और उसी को हम लोग पेशेंट का पिक्चर बोलते हैं। और वो पेशेंट का पिक्चर जो है वो हम लोग तैयार करेंगे, और फिर हम लोग मैच करेंगे मटीरिया मेडिका के ड्रग पिक्चर के साथ, और फिर हम लोग जो भी मेडिसिन होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि ह्यूमन प्रूविंग होती है, और
प्रूविंग तो बहुत तरह की होती है, सिर्फ ह्यूमन प्रूविंग ही क्यों करनी है हमें? क्योंकि एनिमल्स पे भी तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हम लोग फिर अगर इंसान पे ही करना है तो हम लोग किसी बीमार इंसान पे भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन पे ही क्यों कर रहे हैं? तो उसके कुछ कारण हैं जो हम लोग ने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैन आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू एनिमल। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है कोई भी इंसान, एनिमल्स के कंपेयर में इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, और इसी वजह से वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स जो है वो दे सकता है। अब ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स क्या है? सब्जेक्टिव मतलब जो हमें पेशेंट कह रहा है। अब पेशेंट कहेगा कि मुझे जलन हो रही है, किसी को पेट में जलन हो रही है तो हम लोग देख नहीं सकते कि हाँ, उससे पेट में जलन हो रही है। वो पेशेंट बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे पेट में जलन हो रही है। तो ऐसे सिम्टम जो हो गए वो है सब्जेक्टिव सिम्टम। अब है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम मतलब किसी को इन्फ्लामेशन हो गया है, किसी को कुछ लग गया है, या तो फिर कुछ लाल चाँठे पड़ गए हैं शरीर के ऊपर, तो वो हम लोग सब देख सकते हैं, तो वो हो गए ऑब्जेक्टिव सिस्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम। और उसके बाद जो लास्ट वाला है मेंटल सिम्टम। मेंटल सिम्टम मतलब जो माइंड के अंदर जो भी फील होता है, जो भी उसके अंदर ड्रीम्स आ जाएगी, जो भी फीलिंग आती है उनकी वो आ जाएगी, वो सारे के सारे मेंटल सिम्टम। अब ये सब हमें एनिमल्स तो बताने वाले हैं नहीं। कोई भी अगर हमने चलो रैट पे, या फिर कहे तो हम लोगों ने किसी रैबिट के ऊपर हम लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो वो लोग तो हमें बताने वाले हैं नहीं कि हमें ये फील हो रहा है, हमें यहाँ पे बर्निंग हो रही है, कि यह हमें यहाँ पे बिजली का चमकारा हो लग रहा है, ऐसा पेन हो रहा है। तो ऐसा तो एनिमल कहने वाले है नहीं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है ह्यूमन प्रूविंग का। दूसरा क्या है कि वी कैन गेट मोडालिटीज़ एंड मच इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स। मोडालिटीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी ऐसी संभावनाएं जिसके अंदर पेशेंट को अच्छा लगता है या फिर ख़राब लगता है, तो उसको हम मोडालिटी कहेंगे। जैसे कि अगर किसी अस्थमा का पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है सर्दियों के अंदर उसको ज़्यादा होगी तकलीफ़, और गर्मी में उसको अच्छी लगेगी, अच्छा उसकी तकलीफ़ में अच्छा लगेगा उसे। तो ये जो है इसकी एक मोडालिटी है। ऐसे हर पेशेंट की अलग अलग मोडालिटीज़ होती है। जैसे कि किसी को अगर सिर का दुखा हुआ है, अगर किसी को सर दर्द करता है, तो इसकी मोडालिटी हो सकती है किसी की कि किसी को सनराइज टू सनसेट सर दर्द करता हो, तो किसी की मोडालिटी ऐसी भी हो सकती है कि किसी को सनसेट टू सनराइज मोडा जो सर दर्द कर रहा होता है। तो ऐसे मोडालिटी भी सबकी अलग अलग होती है, तो वो भी हमारा एक पिक्यूलियर सिम्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से हम पर्सन को इंडिविजुअल बना सकते हैं और आसानी से जो भी मेडिसिन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोगों को क्वालिटेटिव स्टडी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट है, स्मेल है, कि सारी जो भी क्वालिटेटिव स्टडी है वो भी हम लोग हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो भी प्रूविंग करेंगे उससे हमें अच्छे से मिल सकता है। और दोस्तों एक बात ये भी है कि हम लोगों को दवाई देनी है किस में? इंसान के अंदर। तो हम लोगों को उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो भी एक इंसान से ही मिलती जुलती आएगी। अब जाहिर सी बात है किसी एनिमल की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और किसी इंसान की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग की प्रूविंग है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा अच्छी है। अब दोस्तों हमने ये तो बता दिया कि हम लोगों को क्यों ह्यूमन के ऊपर ही ड्रग प्रूविंग करनी चाहिए, लेकिन अब हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, हम लोगों को हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे क्यों ड्रग प्रूविंग करनी है, सिक पर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो उसके भी दो रीज़न हमने यहाँ पे दिए हैं कि जो क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग है वो या तो न्यूट्रलाइज हो सकती है सिक पेशेंट के सिम्टम के साथ। हो सकता है कि जो दो पेशेंट जो ड्रग का जो सिम्टम्स हो वो, और जो हमारे जो भी पेशेंट का जो सिम्टम हो वो, या तो फिर कहीं सिक पर्सन का जो भी सिम्टम हो वो दोनों आपस में कोई रिलेशन रखता है, और इसी वजह से उसको दोनों की एक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें कुछ मिले ही नहीं नोट डाउन करने के लिए, ड्रग पिक्चर बनाने के लिए। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि हम लोग जो है वो सिक प्रूविंग नहीं कर सकते। और दूसरा क्या रीज़न है कि जो भी सिम्टम्स है जो वो मिक्स हो सकते हैं, कि अभी जो पेशेंट के जो सिम्टम है या तो फिर हम लोग के सिक पर्सन के अंदर जो भी सिम्टम है वो, और मेडिसिन जो भी सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है वो दोनों सिम्टम आपस में मिक्स हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी हमें पिक्चर मिलेगा वो जाहिर सी बात है ड्रग प्रूविंग के अंदर हमें ड्रग का पिक्चर चाहिए, और ये मिक्स सिम्टम जो है उसके अंदर ड्रग का भी होगा और सिक पर्सन का भी होगा। तो ये कोई प्योर फॉर्म नहीं होगा, ये हमारा लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स के ऊपर नहीं होगा।
तो इसीलिए हमें सिर्फ प्रूविंग नहीं करनी चाहिए, हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग के पर प्रूविंग करनी चाहिए। अगले चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, तो वो है हमारा थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़। अब ये क्रोनिक डिसीज़ क्या है? जो लंबे समय से चलता आ रहा रोग हो उसे हम लोग क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। तो उसके ऊपर भी मास्टर हनेमन ने थियरी दी है। अब थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ के आगे बारे में हम लोग बात करें तो वो जो है 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के अंदर पब्लिश हुई थी इन 1829। 1829 के अंदर 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन जब पब्लिश हुआ था उसके अंदर थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ के बारे में बात की थी। तो मास्टर हनेमन ने टोटल 12 साल गुजार दिए जो क्रोनिक डिसीज़ जो है उसके कॉज का पता लगाने के लिए। तो उसके कॉज का पता लगाने के लिए उन्होंने पूरे 12 साल इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद पता चला कि जो भी क्रोनिक डिसीज़ है उससे उसका जो मेन कॉज है वो माइज़म है। अब ये माइज़म क्या है? तो माइज़म है जो फंडामेंटल कॉज ऑफ डिसीज़ या तो फिर कहे रियल कॉज ऑफ डिसीज़। कहना चाहे एक आसान भाषा में तो माइज़म एक ऐसा प्रदूषण है जो हमारी बॉडी को, जो पर्सन की बॉडी को पूरे तरीके से प्रदूषित कर देता है और उस पर्सन को ससेप्टिबल बना देता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ के लिए। तो उसी को हम लोग आसान भाषा में माइज़म कहते हैं। माइज़म के बारे में डिटेल में हम लोग अगर बात करने जाएंगे तो बहुत टाइम चाहिएगा, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आप अभी माइज़म को इस तरह से समझिए कि वो एक प्रदूषण है और उसी की वजह से जो भी क्रोनिक डिसीज़ है वो होती है। मास्टर हनेमन ने पूरे के पूरे 12 साल लगा दिए ये खोजने में। वो माइज़म एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी समंदर के अंदर कोई बर्फ़ का पहाड़ हो, हमें भले ऊपर से छोटा दिखे लेकिन वो अंदर से बहुत गहरा होता है। टाइटैनिक फिल्म तो आपने देखी ही होगी और उसी से आप लोग समझते होंगे कि वो जो नीचे जो था, जो नीचे बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो मेन कॉज़ है। जो ऊपर दिख रहा है छोटा सा वो कुछ नहीं है। और क्या कहा उन्होंने कि ये जो माइज़म है वो डायनेमिक डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिसीज़ कब पैदा होता है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। डायनेमिक का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसे हम देख नहीं सकते, बस जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स है, वो बीमार होता है, इसी वजह से हम बीमार होते हैं। उसके अंदर लाइफ फोर्स जो है वो एक परफेक्ट, हम लोग कहे तो बैलेंस के अंदर चलता है। अगर उस बैलेंस के अंदर कोई भी डिरेंजमेंट हो जाए तो हमें डिसीज़ होता है। तो अब वो डायनेमिक वाइटल फोर्स को डिरेंज करने के लिए भी हमें डायनेमिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर की ज़रूर होगी। ऑब्वियस चीज़ है, जो डायनेमिक चीज़ को अगर हमें बिगाड़ना है तो हमें डायनेमिक ही चाहिएगा। तो इसीलिए माइज़म जो है वो हमारा डायनेमिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है। और मास्टर हनेमन की खोज कर हिसाब से हम लोग देखने जाए तो टोटल 3 माइज़म हैं। एक है सोरा, साइकोसिस और तीसरा सिफिलिस। ये तीनों माइज़म जो है वो एकदम मेन माइज़म है, जिसको हम लोग एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो सोरा जो है वो फंक्शनल चेंजेस कराता है। साइकोसिस और सिफिलिस जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कराता है। साइकोसिस ओवर ग्रोथ कराने के अंदर काम आता है और कहे तो ओवर ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिफिलिस जो है वो डिस्ट्रक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइकोसिस के एग्जाम्पल में हम लोग वॉर्ड्स ले सकते हैं, पाइल्स ले सकते हैं, और इसी तरह से सिफिलिस के एग्जाम्पल में हम लोग अल्सर ले सकते हैं जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है। अब दोस्तों हम लोग कब से बात कर रहे हैं वाइटल फोर्स, तो हमारी अगली थियरी है थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, जिससे मास्टर हनेमन ने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के अंदर 1833 में पब्लिश किया था। हम लोग जानते हैं कि हम लोग लाइफ फोर्स के अंदर बिलीव करते हैं। होम्योपैथी लाइफ फोर्स के अंदर बिलीव करती है। होम्योपैथी एक ऐसे फोर्स के अंदर बिलीव करती है जो हमारी मटेरियल बॉडी को एनिमेट करता है। और इसीलिए होम्योपैथी बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमेटिंग लाइफ फोर्स, जिसी को उसी चीज़ को मास्टर हनेमन ने नाम दिया था वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स कुछ नहीं है, एनिमेटिंग लाइफ फोर्स है हमारी बॉडी का। द डिसीज इज प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है। डिसीज कब पैदा होती है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से। और क्यों होती है? ड्यू टू दी डायनेमिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर नोन एज दी माइज़म। माइज़म जो है वो डायनेमिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है
और वो हमारे वाइटल फोर्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको डायनेमिकली डिरेंज करता है और डिसीज प्रोड्यूस करता है। तो इन नॉर्मल कंडीशन वाइटल फोर्स मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, लेकिन क्या हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे? नहीं कर सकते, हमें फील ही नहीं होता। लंग जो है वो रेस्पिरेशन कर रही है, वो फूलते हैं, संकोचाते हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता। किडनी फिल्टर कर रही है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये सब क्यों होता है? वाइटल फोर्स की वजह से होता है। वो सारे ऑर्गन्स को, सारी फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को अपने हारमोनियस कंडीशन के अंदर रखता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों को बीमार हो गए, चलो किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हर एक पल उधर पेन होगा, सब कुछ पता चलेगा। किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तब एक एक सांस का पता चलेगा कि कब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, कब लंग्स फूल रहे हैं, आवाज़ें आ रही है। तो वो जो है वो नॉन हार्मोनियस कंडीशन हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उस सब को मेंटेन करने वाला जो वाइटल फोर्स था उसके अंदर डिरेंजमेंट आ गया है, और उसी डिरेंजमेंट की वजह से जो है डिसीज़ प्रोड्यूस हुई है। इसे पहले वाइटल फोर्स 5th एडिशन में नाम दिया गया था, लेकिन मास्टर हनीमैन ने 6th एडिशन में वाइटल फोर्स को रिप्लेस किया था वाइटल प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसीलिए वाइटल प्रिंसिपल हमारी होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल भी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, जिसे इंट्रोड्यूस किया था मास्टर हनीमैन ने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के अंदर इन द ईयर ऑफ 1833। डायनेमाइजेशन वर्ड है जिससे डायनेमिक रिलेटेड है, डायनेमिक वर्ड के रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है, डायनेमाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन देखें तो डायनेमाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लेटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग सब्सटेंस इज अराउज्ड। क्या लिखा है इसके अंदर कि जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है पर्सन को क्योर करने की, लेटेंट क्यूरेटिव पावर है, उस पावर को हम लोग अराइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डाइल्यूशंस एंड फ्रिक्शंस। मतलब डायनेमाइजेशन के अंदर दो तरह की प्रोसेस होती है, जिसका नाम है ट्राइचुरेशन एंड सक्शन। उसके बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हर एक डायनेमाइजेशन है उसका भी एक अलग वीडियो बनेगा, जिसके अंदर हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि ये सब क्या है। लेकिन आप इतना समझिए कि डायनेमाइजेशन जो है वो डायनेमिक वर्ड के रिलेटेड है। और डायनेमिक का मतलब आपको पता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसका मैनिफेस्टेशन हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो जो डायनेमाइजेशन है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस की मदद से, कि जो भी ड्रग जो होगी, ड्रग सब्सटेंस, उसके अंदर जो भी छिपी हुई शक्ति होगी पर्सन को क्योर करने की, जो भी लेटेंट क्यूरेटिव पावर होगी, हम लोग उसे अराउज्ड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पोटेंटाइजेशन या तो फिर कहे उसका दूसरा नाम ड्रग डायनेमाइजेशन, उसके दो प्रोसेसेस है, एक है ट्राइचुरेशन, एक है सक्शन। ट्राइचुरेशन जो है वो डायनेमिक प्रोसेस फॉर द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वाटर के अंदर, उनके डायनेमाइजेशन के लिए हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं। और जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग डायनेमाइजेशन प्रोसेस के अंदर सक्शन का यूज़ करते हैं। और ये सब क्या है, ट्राइचुरेशन और सक्शन, उसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में फिर कभी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो दो प्रोसेसेस है वो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेसेस है, जिसके अंदर ट्राइचुरेशन है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, और सक्शन जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह से हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि हम लोगों ने कि हमें ड्रग डायनेमाइजेशन की ज़रूर है, जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर को एक्टिव बनाता है। लेकिन अब इसके एडवांटेजेस क्या है ये ड्रग डायनेमाइजेशन के, तो वही सारे जो हमने समझे हैं। एक तो हम लोग, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि डायनेमाइजेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यूअस डाइल्यूशन कर रहे हैं। कंटिन्यूस डाइल्यूशन करें, इसका मतलब जो मेडिसिनल क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। मेडिसिनल क्वांटिटी कम हो जाएगी तो इसकी वजह से जो भी मेडिसिनल अग्रावेशन आएगा, जो अनवांटेड एग्रावेशन, जिसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफ़ी समझाया था कि अनवांटेड एग्रावेशन है, हम लोग उसको अवॉइड कर सकेंगे। जितनी मेडिसिन जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगी। और साथ ही साथ द सब्सटेंस विच आर मेडिकली नॉट यूज्ड इन दर क्रूड फॉर्म,
मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग दवाई की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके क्रूड फॉर्म के अंदर, उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन हम उनको पोटेंटाइज्ड करके उन्हें डायनेमिकली एक्टिव बना सकते हैं किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। और इसके एग्जाम्पल में हमने कॉमन सॉल्ट और सैंड लिया है। देखिए दोस्तों, अगर कोई बीमार होगा तो हम लोग उसे नमक या मिट्टी नहीं देते, लेकिन अगर उसी नमक या उसी मिट्टी को या फिर कहे उसी रेत को अगर हम लोग डायनामाइज्ड कर दें तो उसमें से जो मेडिसिन बनकर निकलती है वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्ट करती है पेशेंट के ऊपर, और बहुत सारी बीमारियों के अंदर उनका यूज़ भी होता है। जो कॉमन सॉल्ट में से मेडिसिन बनती है वो है नेट्रम्यूर, और जो सैंड में से बनती है वो है सिलिशिया। अब दूसरा हम लोग इसके एडवांटेजेस देखें तो एक्शन ऑफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन आर डीपर, लॉन्गर एंड वाइड स्प्रेड। जो भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होगी उसकी एक्शन जो होगी वो डीप होगी, लॉन्ग होगी और वाइड स्प्रेड होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुपरफिशियली जो है वो एक्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होगी वो बहुत डीपली एक्ट करेगी बॉडी के अंदर। और दूसरा क्या है, एकदम अच्छी और आसान भाषा में कहे तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, अभी तक तो आपने इतने वीडियो देखे, आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग जिस वाइटल फोर्स की बात करते हैं वो डायनामिक है। उसे हम लोग देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक है। डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर जो है वो भी डायनामिक है, जिसे हमने मायाजम नाम दिया। तब डायनामिक चीज़ को ठीक करने के लिए हमें जो मेडिसिन चाहिए वो भी डायनामिक ही चाहिए। उस डायनामिक मेडिसिन बनाने के लिए हमें जो है वो ड्रग डायनेमाइजेशन की प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन हम मेडिसिन को डायनामिक बनाते हैं, जो हमें बहुत 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 यूज़फुल होती है पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो दोस्तों, उसका दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डायनेमाइजेशन जो मेडिसिनल क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और इसीलिए हम लोग इस तरह से लॉ ऑफ मिनिमम डोज को भी फॉलो करते हैं। तो ये थे हमारे होम्योपैथी के लॉज और प्रिंसिपल, जिसके अंदर 7 चीज़ें थी, और हमने आपको 2 पार्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।